ओके, तो आज हमारा फाइनल जो बायो एक मैक्रोमोलिक्यूल न्यूक्लिक एसिड रह गया था वो हम कवर करेंगे आज। न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड को हम लोग वैसे न्यूक्लिक एसिड क्यों कहते हैं? क्योंकि न्यूक्लिक एसिड आपके पास, द वर्ड न्यूक्लिक इज़ फॉर न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस में होता है। और एसिड क्योंकि जो आपके पास न्यूक्लिक एसिड है वो एसिडिक इन नेचर है, ठीक है, इसीलिए उसे हम स्लाइटली एसिडिक होता है, ठीक है। और क्योंकि मेनली न्यूक्लियस में मिलता है इसीलिए हम इसे न्यूक्लिक एसिड कहते हैं सब्सटेंस को। अब ये एक पॉलीमर है, इसमें हमारे पास एक डीएनए आता है और एक आरएनए आता है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? एक पॉलीमर है, ठीक है। अगर हम स्पेसिफिकली पहले डीएनए को डिस्कस करेंगे उसके बाद हम आरएनए पे जाएंगे। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे डीएनए की, तो डीएनए और आरएनए दोनों पॉलीमर है। डीएनए कैसा पॉलीमर है? एक हेट्रोपॉलीमर है, क्योंकि इसके अंदर यहाँ पे डिफरेंट, इसका जो मोनोमर है वो यूनिफॉर्म नहीं है, एक मोनोमर नहीं है। हमें पता है उसके अंदर डिफरेंट नाइट्रोजनस बेसिस होती है, किसी में एडेनिन है तो किसी में ग्वानिन है, इसीलिए वो एक हेट्रोपॉलीमर है, ठीक है। अच्छा, जैसे हमने पढ़ा कि लिपिड में कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन था, प्रोटीन में क्या था? कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन। उसी तरीके से न्यूक्लिक एसिड में हमारे पास जो एलिमेंट्स होते हैं, मेन एलिमेंट्स, वो कौन कौन से होंगे? इट वुड कंटेन कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो चलो प्राइमरी है हमारे पास, ये तो होगा ही। उसके बाद जो हमारे पास नाइट्रोजनस बेस है तो उसका नाइट्रोजन और फॉस्फोरिक एसिड होगा, तो फॉस्फोरस भी एक हमारे पास। ये चार एलिमेंट्स आपको डीएनए आरएनए दोनों में मिलेंगे। अब क्योंकि ये एक पॉलीमर है तो इसका मोनोमर क्या है हमारे पास? न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। अब न्यूक्लियोटाइड्स के दरमियान में कौन सा बॉन्ड होता है? न्यूक्लियोटाइड्स के दरमियान में कौन सा बॉन्ड है? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, या फिर आप इसे फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज भी बोल सकते हैं, ठीक है। अभी न्यूक्लियोटाइड का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ये बीच में हमारे पास क्या होती है? पेंटोज शुगर, जो कि एक राइबोज शुगर है, ठीक है। फर्स्ट कार्बन पे, ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन और फिफ्थ कार्बन यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। अभी फर्स्ट कार्बन पे हमारे पास अटैच होती है नाइट्रोजनस बेस। यहाँ जो बॉन्ड होगा ये कौन सा बॉन्ड है? ये ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड है। क्लियर हो गया? अच्छा, अब ये जो फिफ्थ कार्बन है, इस फिफ्थ कार्बन पे हमारे पास क्या चीज़ अटैच्ड है? फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास फॉस्फोरिक एसिड अटैच्ड। अब यहाँ पे जो बॉन्ड है ये कौन सा बॉन्ड है? फॉस्फोईस्टर बॉन्ड है, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है कि अगर हम यहाँ पे, मैं एक दूसरा न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे ले लूँ, एक और न्यूक्लियोटाइड ले लेते हैं। अब मुझे इन न्यूक्लियोटाइड्स के अब ये देखें, ये आपको क्लियर होनी चाहिए चीज़ कि जो ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड है और जो फॉस्फोईस्टर बॉन्ड है वो न्यूक्लियोटाइड के अंदर प्रेजेंट है। अगर मुझे न्यूक्लियोटाइड्स के दरमियान में बॉन्ड फॉर्म करना है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? ये जो हमेशा जो फॉस्फेट है वो पहले वाले न्यूक्लियोटाइड के थर्ड कार्बन से अटैच होते हैं। तो ये मेरे पास न्यूक्लियोटाइड के दरमियान में बॉन्ड बना। ये कौन सा बॉन्ड है? ये भी फॉस्फोईस्टर बॉन्ड, ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है हमारे पास, ठीक है। अच्छा,
अब अगर हम बात करें डीएनए और आरएनए में डिफरेंस क्या है, दोनों में क्या फ़र्क है, पहले तो इसके नाम में ही फ़र्क है। डीएनए के अंदर आपके पास डीऑक्सी राइबोस शुगर है, यानी कि जो राइबोस शुगर होगी एक तरीके की, कौन सी शुगर है ये, पेंटोस शुगर है। तो डीएनए के अंदर ये राइबोस शुगर कैसी होगी, डीऑक्सी राइबोस शुगर। इसका मतलब क्या हुआ, एक ऑक्सीजन गायब है इसमें। हाँ, इसका एक ऑक्सीजन जो है वो एब्सेंट होता है। ये आपको यह चीज़ याद नहीं करनी, लेकिन मैं फिर भी बता रही हूँ कि सेकंड कार्बन जो है वहाँ पे एक ऑक्सीजन एब्सेंट होता है डीऑक्सी राइबोस शुगर के अंदर। ठीक है, पहला तो ये डिफरेंस है। उसके बाद हमारे पास डीएनए और आरएनए में ये फ़र्क होता है कि डीएनए में आपके पास थायमीन बेस होती है जो कि एडेनिन के साथ बॉन्ड करती है, लेकिन आरएनए के अंदर आपको थायमीन की जगह पे कौन सी बेस मिलेगी, नाइट्रोजनस बेस, यूरासिल। गुड, ठीक है। अच्छा, डीएनए हमारे पास कैसा स्ट्रक्चर होता है, डबल हेलिक्स मॉडल, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, यानी कि इस तरीके से आपको डीएनए जो है वो ट्विस्टेड फॉर्म के अंदर मिलेगा, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं। ठीक है, और ये स्ट्रक्चर किसने दिया था, वॉटसन एंड क्रिक ने। वॉटसन एंड क्रिक ने, इसीलिए इसको हम वॉटसन एंड क्रिक्स डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर भी कहते हैं। ये इन दोनों साइंटिस्ट बायोलॉजिस्ट ने दिया था हमारे पास। जब अगर आप डीएनए की बात करते हैं तो डीएनए हमारे पास एक लीनियर स्ट्रैंड होती है, यहाँ पे डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, अच्छा, सारा का सारा डीएनए आपके पास सिंगल स्ट्रैंडेड नहीं होता। जैसे टीआरएनए जो है, टीआरएनए उसका थोड़ा बहुत पोर्शन जो है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है। ठीक है, तो वो चीज़ बिल्कुल ठीक है, लेकिन ओवरऑल अगर आप आरएनए को देखेंगे तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है, जबकि डीएनए क्या है, डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है। तो ये इसके मेन कुछ डिफरेंसेस हैं। उसके बाद डीएनए हमारे पास इनहेरिटेंस का काम करता है, इसका रोल इनहेरिटेंस में होता है। डीएनए का कोई रोल नहीं होता इनहेरिटेंस में। ठीक है, फिर डीएनए का काम होता है आरएनए बनाना, जिसे हम क्या बोलेंगे इस प्रोसेस को, ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे इसे। जस्ट अ सेकेंड। अच्छा, तो डीएनए का फंक्शन क्या है, आरएनए बनाना, जिसे हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और जबकि आरएनए का फंक्शन क्या है, मेन प्रोटीन बनाना, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशन। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारे पास अगर आप बात करें डीएनए की, डीएनए वाज डिस्कवर्ड बाय अ जर्मन केमिस्ट। ठीक है, इनका नाम था फ्रेडरिक मिशर। फ्रेडरिक मिशर ने हमारे पास सबसे पहले डीएनए को डिस्कवर किया था, और इन्होंने बेसिकली क्या किया था, जो ह्यूमन सेल है और जो फिश स्पर्म है उसके न्यूक्लियस से एक वाइट सब्सटेंस को एक्सट्रैक्ट किया था। उन्होंने इस सब्सटेंस को नाम दिया, यानी कि जो न्यूक्लियस से इन्हें सब्सटेंस मिला, दैट वाज वाइट इन कलर अकॉर्डिंग टू द स्टडीज़। और इन्होंने, फ्रेडरिक मिशर ने इसको नाम दिया न्यूक्लिन। ऐसा इसलिए क्यों किया इन्होंने, ऐसा इसलिए किया क्योंकि बेसिकली वो एसोसिएट कर रहे थे इसको न्यूक्लियस से, क्योंकि या इन्हें बेसिकली इन्होंने एक्सट्रैक्ट कहाँ से किया था, न्यूक्लियस से किया था। फिर उसके बाद इन्हें पता लगा कि ये जो न्यूक्लिन है ये कैसा है, ये एसिडिक है। तो उसके बाद फिर इन्होंने कहा कि इसे हम नाम देते हैं न्यूक्लिक एसिड का। ठीक है, उसके बाद विथ टाइम हमारे पास हमें पता लगा कि जो डीएनए है वो आपको क्रोमोसोम की सूरत में मिलता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन। तो ये चीज़ जो है, यानी कि क्रोमोसोम जो है वो किसने डिस्कवर किया था, क्रोमोसोम डिस्कवर किया था
फ्लेमिंग ने, ठीक है, वॉल्टर फ्लेमिंग इनका पूरा नाम था। इन्होंने क्रोमोसोम को डिस्कवर किया था। अब क्या होता है कि जब एक सेल डिवाइड कर रहा है तो डीएनए क्रोमोसोम की फॉर्म में होता है, ठीक है। अगर आप एक नॉन डिवाइडिंग सेल में देखो, एक सेल जो डिवाइड नहीं कर रहा, तो वहाँ पे आपको डीएनए इस तरीके से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की सूरत में मिलेगा। दिस इज कॉल्ड एज क्रोमैटिन। एग्जैक्टली। तो जो एक नॉन डिवाइडिंग सेल है उस यहाँ पे ये कहलाएगा क्रोमैटिन। और जब सेल डिवीजन होती है तो बेसिकली यही क्रोमैटिन क्या करता है, कंडेंस होता है, ठीक है, और ये बनाता है क्रोमोसोम, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास फिर इस तरीके से हमारे पास जेनेटिक्स पे बहुत काम हुआ। मेंडल के लॉज वगैरह आए। मेंडल के लॉज बहुत पहले आए थे। अगर आप कंपेयर करें डीएनए की और जीन्स, क्रोमोसोम, ये सारा कॉन्सेप्ट बाद में आया, बहुत बाद में आया, ठीक है। ये लेट 1869 की बात है जब डीएनए डिस्कवर हुआ था। खैर, अभी यहाँ पे हमारे पास एक थ्योरी आई, उसने कहा कि भाई जो माइटोकॉन्ड्रिया है और आपके पास जो क्लोरोप्लास्ट है, इन दोनों में ये कौन सी थ्योरी थी, ये है एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी आई। एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी कहती है कि भाई जो माइटोकॉन्ड्रिया है और जो क्लोरोप्लास्ट इनके पास इनका खुद का क्या होगा, सर्कुलर लीनियर डीएनए होगा प्रेजेंट, ठीक है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरीके से प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। तो एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी इस बात का प्रूफ है कि आपके पास जो यूकैरियोटिक सेल है वो इवॉल्व हुआ है किससे, प्रोकैरियोटिक सेल्स। अभी हमने ऊपर डिस्कस किया कि आपके पास जो न्यूक्लियोटाइड है उसमें नाइट्रोजनस बेस अटैच होती है, यहाँ पे कौन से कार्बन पे, फर्स्ट कार्बन ऑफ पेंटोज शुगर पे। अब ये जो नाइट्रोजनस बेस है इसके बारे में आई फॉरगॉट टू मेंशन, अभी बता रही हूँ। अब जो नाइट्रोजनस बेस है, जो बेसिस डीएनए में मिलती हैं उसके अलावा भी बहुत सारी नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं। जैसे कि जब हमने फॉस्फोलिपिड का लास्ट क्लास में स्ट्रक्चर पढ़ा था, लिपिड जब हम डिस्कस करें तो वहाँ पे मैंने आपको कोलिन ग्रुप मेंशन किया था। कोलिन ग्रुप भी एक नाइट्रोजनस बेस है, लेकिन ये डीएनए में नहीं मिलती, ठीक है। तो डीएनए में हमारे पास दो तरीके की बेसिस मिलती है आपको, एक प्यूरीन और दूसरा पाइरिमिडीन, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि प्यूरीन के अंदर आपके पास डबल नाइट्रोजन रिंग होगी, ठीक है, और पाइरिमिडीन के अंदर सिंगल नाइट्रोजन रिंग है, ठीक है। अब जो प्यूरीन है उसके अंदर आपके पास एडेनिन आता है और ग्वानीन। एडेनिन और ग्वानीन ये दोनों हमारे पास कैसी बेसिस हैं, ये प्यूरीन बेसिस हैं। तो पैरामिडीन इनका हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री बेस होती है। तो एडेनिन हमारे पास बॉन्ड करता है किसके साथ, थाइमीन के साथ, और ग्वानीन हमेशा बॉन्ड करता है किसके साथ, साइटोसिन के साथ। अब ये जो बॉन्ड आप देख रहे हैं ये मैंने इंटेंशनली दो बॉन्ड बनाए हैं एडेनिन थाइमीन के दरमियान में, क्योंकि इनके दरमियान में दो ये बॉन्ड कौन सा है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है, हाइड्रोजन लिखा है यहाँ पे। तो दो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है एडेनिन थाइमीन के दरमियान में, और यहाँ पे कितने बॉन्ड हैं आपको दिख रहा है, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो आप देखते हैं ना, ये बेसिस क्या करती हैं, जैसे ये हमारे पास डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है डीएनए का। अब जैसे यहाँ पे ये एक एडेनिन बेस लगी हुई है तो इसकी कॉम्प्लीमेंट्री थाइमीन है, इन दोनों के दरमियान में यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। तो इस तरीके से 2 स्ट्रेंथ्स आपस में मिली हुई होती हैं। समझ आ रही है बात। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ये दोनों स्ट्रेंथ्स को साथ में जोड़ने का काम करता है, क्योंकि बेसिस जब वो कॉम्प्लीमेंट्री होती है तो उनके दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ये कॉन्सेप्ट समझ आया है। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास डीएनए जो है जब रेप्लिकेट करता है तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डीएनए पॉलीमराइजेशन, या फिर आप इसे डीएनए रेप्लिकेशन भी कह सकते हैं और इसे डीएनए डुप्लीकेशन भी कह सकते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे डीएनए क्या करता है, अपनी कॉपीज रेप्लिकेट करता है टू मेक न्यू स्ट्रेंथ बनाने के लिए एडिशनल न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ता जाता है, वो स्ट्रैंड लंबी होती जाती है। अब इसके अंदर हमारे पास ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये फ्री मॉलिक्यूल की तरह पे साइटोप्लाज्म में मिलता है। अगर आपको क्यूरोसिटी हो रही है कि भाई न्यूक्लियोटाइड्स नए कहाँ से आते हैं, तो मोनोमर है तो वो आपको साइटोप्लाज्म में फ्रीली मिलेगा, ठीक है। अच्छा, अब ये न्यूक्लियोटाइड कहाँ से आते हैं, तो साइटोप्लाज्म में फ्रीली पड़ा हुआ है और सेल खुद अपना न्यूक्लियोटाइड बनाता है, ठीक है। तो ये डीएनए के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन जितनी मैंने यहाँ पे लिखा है, ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है एंड दिस इज सफिशिएंट। उसके बाद जब हम बात करते हैं आरएनए की, जिसे आप राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, इसको बनाता कौन है, इसको बनाता है डीएनए। सो इट इज सिंथेसाइज्ड बाय डीएनए बाय द प्रोसेस कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। अभी ये मैं बहुत बार आपको पहले मेंशन कर चुकी हूँ, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक और प्राइमरी बात है अभी। एंड आई नो नाउ दैट यू रिमेंबर दिस, सो इट्स गुड, बट स्टिल ये बात और भी आगे रिपीट होगी बहुत बार। जैसे डीएनए का जो मोनोमर है वो न्यूक्लियोटाइड है, उसी तरीके से आरएनए भी बिल्कुल उसी तरीके से इसका भी मोनोमर न्यूक्लियोटाइड है। यहाँ पे भी बेस होगा एडेनिन, लेकिन एडेनिन सिर्फ जुड़ा होगा यूरेसिल से। डिफरेंसेस मैंने आपको यहाँ पे ऑलरेडी बता दी हैं डीएनए और आरएनए के अंदर मेन जो भी हैं। अच्छा, उसके बाद आरएनए जो, जैसे डीएनए आपको कहाँ मिलेगा, डीएनए आपको मिलेगा न्यूक्लियस में, आरएनए आपको कहाँ मिलेगा, आरएनए आपको न्यूक्लियस में मिल सकता है, ठीक है। आरएनए आपको साइटोप्लाज्म में भी मिल सकता है, ठीक है। और आरएनए आपको राइबोसोम में भी मिल सकता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आरएनए जो है, जैसे डीएनए का एक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, उसका एक लॉन्ग स्ट्रैंड, डीएनए हमारे पास एक 2 मीटर लंबा स्ट्रैंड है आपके न्यूक्लियस में जो पड़ा हुआ डीएनए है। माइटोकॉन्ड्रिया उसकी बात नहीं हो रही है, उसके डीएनए की बात, क्रोमोसोमल डीएनए की बात करें। उसी तरह मतलब अनलाइक डीएनए, जो आरएनए है आपका, वो आपके पास एक सिंगल स्ट्रैंड मॉलिक्यूल है, पहली बात। दूसरी बात ये कि इसकी छोटी स्ट्रैंड्स होती हैं, इट हैज़ शॉर्ट स्ट्रैंड्स, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है, जैसे मैंने आपको टीआरएनए का एग्जांपल दिया, तो ये खुद ही क्या करता है, फोल्ड होगी, यानी कि इसकी 2 स्ट्रैंड्स नहीं होंगी, एक ही स्ट्रैंड होगी, लेकिन खुद अपनी स्ट्रैंड पे फोल्ड होके ये डबल हेलिक्स मतलब डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर बना सकता है, ठीक है, लेकिन होगी वो एक ही स्ट्रैंड, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं आपको बोलूँ एटीपी, तो एटीपी क्या है, एटीपी एक नाइट्रोजनस बेस है, या एटीपी एक न्यूक्लियोटाइड है, या एटीपी एक एनर्जी करेंसी है सेल की, या एटीपी ऑल ऑफ दीज है, या एटीपी बोथ बी एन डी नहीं सी है, बी एन सी है, एग्जैक्टली। एटीपी आपके पास क्या है, न्यूक्लियोटाइड है और एनर्जी करेंसी, तो आंसर क्या है आपके पास, बी एन सी, ठीक है। अच्छा, आपको पता है एटीपी एक हाईली अनस्टेबल न्यूक्लियोटाइड है, इसे हम एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहते हैं, और ये हाईली अनस्टेबल है क्योंकि इसके अंदर एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होती है, और हमें पता है कि एनर्जी और स्टेबिलिटी जो है वो हमेशा क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। जितना जिसके पास एनर्जी ज़्यादा है तो उसकी स्टेबिलिटी कम होगी, उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी लेकिन स्टेबिलिटी कम होगी, ठीक है। अब जितना भी हमारे पास आरएनए है, जैसे टीआरएनए कितना है, एक हमारे पास होता है एमआरएनए, एक टीआरएनए और एक आरआरएनए, ठीक है। ये तीनों के तीनों आरएनए के टाइप्स हमारे पास डीएनए फॉर्म करता है न्यूक्लियस में, उसके बाद ये बनते ही न्यूक्लियस में, उसके बाद दे मूव आउट और ये साइटोप्लाज्म में आता है अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। तो अगर आपसे पूछता है सिंथेसाइज कहाँ पे होता है, तो न्यूक्लियस में बनता है, लेकिन फिर जो आपके पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की डबल मेम्ब्रेन है, सिंगल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन होता है, सिंगल मेम्ब्रेन होता है,
आई सेड न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन होता एग्जैक्टली न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन। अब यहाँ पे आपके पास आरएनए बना, अब यहाँ पे आपके पास क्या है, यहाँ पे न्यूक्लियर पोर्स है, तो ये आरएनए साइटोप्लाज्म में आ जाता है न्यूक्लियर पोर से निकल के, ठीक है। अब क्या है कि आपके पास ये 3 तरीके के आरएनए के टाइप्स हैं। इनके अंदर आपको यूरासिल बेस मिलती है इंस्टेड ऑफ थायमीन। और अगर साइज़ में अगर आप कंपेयर करो तो आरएनए काफ़ी छोटा होता है एज़ कम्पेयर टू डीएनए का मॉलिक्यूल। डीएनए काफ़ी एक लॉन्ग स्ट्रैंड है, जबकि आरएनए बहुत ही शॉर्ट स्ट्रैंड है। मतलब ये समझ लें कि डीएनए के अंदर अगर 10,000 बेसिस हैं, तो आरएनए में सिर्फ और ये इतनी छोटी स्ट्रैंड है कि इसके अंदर सिर्फ आपको 100 ऑफ बेसिस ही मिलेंगी, ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं डीएनए आरएनए दोनों में ज़्यादा स्टेबल कौन है? देखो ये डीऑक्सीजनेटेड है, ये ऑक्सीजनेटेड है, ज़्यादा स्टेबल कौन है? है। डीऑक्सीजनेटेड मतलब डीएनए या आरएनए? और डीएनए एग्जैक्टली गुड। हमेशा जो डीऑक्सीजनेटेड में ऑक्सीजन कम होगा तो मतलब स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी उस रिंग की, ठीक है। तो डीएनए इज़ मोर स्टेबल एज आरएनए एज कम्पेयर टू आरएनए, ठीक है। अच्छा, डीएनए जो है हमारे पास ये जो है ये इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन लेकर जाता है। ऐसा नहीं है कि डीएनए रिप्लेस होता जाएगा, नया नया डीएनए बनता है, ऐसा नहीं है। डीएनए इज़ स्टोर्ड फॉर मैनी ईयर्स, जबकि आरएनए जो है ये इसकी स्टेबिलिटी क्योंकि आपके पास कम होती है, तो ये नया आरएनए फ्रीक्वेंटली बनता जाता है और इजीली इसको रिप्लेस किया जाता है। इसकी मतलब समझ लीजिए ये लॉन्ग टर्म, इसकी लॉन्ग टर्म लाइफ है, इसकी शॉर्ट टर्म, ठीक है। इट्स इजीली रिप्लेस्ड। एक बार mRNA एक पर्टिकुलर प्रोटीन बना दिया तो फिर दूसरे प्रोटीन के लिए आपको कोडॉन्स दूसरा mRNA लेकर आएगा। बहुत शॉर्ट इनका फंक्शन होता है स्पेसिफिक, वो करने के बाद नया mRNA फॉर्मेशन होगी, ठीक है। अब हमें पता है कि mRNA जो है वो डीएनए से इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में लेकर आता है? कोडॉन की फॉर्म में। और एक कोडॉन के अंदर कितने न्यूक्लियोटाइड्स होंगे? 3 न्यूक्लियोटाइड्स होंगे। एक कोडॉन के अंदर 3 न्यूक्लियोटाइड्स होंगे और एक कोडॉन हमेशा कोड करेगा एक अमाइनो एसिड के लिए, और इस तरीके से हमारे पास प्रोटीन बनता है राइबोसोम पे। जबकि टीआरएनए का काम क्या होता है? टीआरएनए का काम होता है अमाइनो एसिड को लाके देना राइबोसोम के पास, ठीक है। ट्रांसफ़र करता है अमाइनो एसिड को फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू राइबोसोम। दूसरी बात, इसके पास क्या होता है? एंटीकोडॉन, ठीक है। तो मैं कह सकती हूँ कि टीआरएनए जो है वो एज अ कैरियर मॉलिक्यूल काम कर रहा है, क्योंकि अमाइनो एसिड ला के दे रहा है साइटोप्लाज्म से राइबोसोम के पास। इस तरीके से हमारे पास नया नया अमाइनो एसिड असेंबल होता जाता है, ठीक है। और ये आपके पास पॉलीपेप्टाइड चेन यानी कि प्रोटीन की चेन, नया प्रोटीन ऐसे बनता है और इस प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन कहते हैं, ठीक है। अच्छा, हर अमाइनो एसिड के लिए एक स्पेसिफिक टीआरएनए होगा, ठीक है, एक स्पेसिफिक एंटीकोडॉन होगा। और हमें पता है कि कितना अमाइनो एसिड प्रोटीन बनाता है? 20 अमाइनो एसिड प्रोटीन बनाता है। तो अब जैसे मैंने कहा कि हर अमाइनो एसिड के लिए एक टीआरएनए होता है, तो आपके पास आपको पता है प्रोटीन बनाने के लिए 20 टाइप ऑफ टीआरएनए काम करता है, ठीक है। उसके बाद राइबोसोमल आरएनए है। तो राइबोसोमल आरएनए सबसे अबंडेंट कौन सा होता है इन तीनों में से? आर, टी और एम में से सबसे अबंडेंट कौन सा है? एग्जैक्टली, राइबोसोमल आरएनए जो है ये सबसे अबंडेंट है, ठीक है। 80% टोटल आरएनए का 80% राइबोसोमल आरएनए होता है, सही है।
राइबोसोम, सिर्फ और सिर्फ राइबोसोम के अंदर आपके पास 50% आरआरएनए, बाकी प्रोटीन है। तो ट्रांसलेशन के दौरान आरआरएनए क्या कर रहा है, बेसिकली एक साइट प्रोवाइड कर रहा है। क्या, कैसे? क्योंकि ये राइबोसोम बना रहा है और राइबोसोम वो जगह है जहाँ प्रोटीन बनता है, इसीलिए हम इसे प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। ओके, सो ये हमारे पास यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड का टॉपिक ख़त्म हो गया। एंड देन वी हैव नाउ, आपका यहाँ पे अब एक